जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन्स की वजह से जो कई सारे डेटा सेंटर्स हैं, स्पेसिफिकली जो यूएई में लोकेटेड हैं या फिर जो बहरीन में लोकेटेड हैं, वो डैमेज हो चुके हैं। इनफैक्ट यूएई में अमेजॉन के डेटा सेंटर्स को डैमेज किया गया और बहरीन में तो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स को डैमेज किया गया था, जो कि बाय द वे नाटो के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका प्ले करते थे। और दोस्तों, वो वाली डेवलपमेंट जैसे ही हुई, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है कि वही वाली कंपनियां, अमेजॉन हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, वो अब इंडिया के पास हेल्प मांगने आई हैं एंड दे आर नाउ सेइंग कि हमारा जो इतना मैसिव डेटा जो कि अभी तक हमने वेस्ट एशिया की कंट्रीज में स्टोर किया हुआ था, हम उस डेटा को अब इंडिया के जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, मुंबई में, कोची में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, हम अपने डेटा को वहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही थी। डेटा सेंटर्स जो हैं वो नए टारगेट्स बन चुके हैं। यहां पर भी देख सकते हैं, ईरान हिट्स Amazon डेटा सेंटर्स इन जोल्ट टू दी गल्फ एआई ड्राइव। लेकिन इस पूरी चीज़ के चलते जो नई डेवलपमेंट देखने को मिली कि अब Amazon माइक्रोसॉफ्ट जो है, दे आर लुकिंग टू रीराउट द वेस्ट एशिया डेटा सेंटर वर्कलोड टू दीज सिटीज इन इंडिया। इंडिया के जो ऐसे शहर हैं जहां पे हाइपर स्केल लेवल के डेटा सेंटर्स देखने को मिलते हैं, अब उनके ऊपर ये अपने डेटा सेंटर के वर्कलोड को शिफ्ट करना चाहते हैं। यहां पर भी आप देख पाएंगे जगह जगह पे इसको कवर भी किया गया है। क्या देखने को मिला है, क्यों यहां पर इंडिया की तरफ इन डेटा को शिफ्ट करने की बातचीत करी जा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस पूरी चीज़ का इंडिया के ऊपर क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट आ सकता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैंने लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है या फिर उसे क्लियर किया है, आईआईटी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक चीज़ कॉमन थी एंड वो थी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कोई केवल सब्जेक्ट नहीं है, ये दोस्तों मैं मानूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक लैंग्वेज है। अगर आप लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि हम स्टेम फील्ड्स की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अगर आपकी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आगे चल कर के आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाती हैं। एंड इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं भांजू के साथ। ये दोस्तों एक ऑनलाइन मैथ का लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे कि नीलकंठा भानु प्रकाश जी ने तैयार किया है, जो कि फिलहाल दुनिया के वर्ल्ड मैथ चैंपियन का टाइटल भी होल्ड करते हैं। इनकी जो अप्रोच है मैथ्स सिखाने की वो बहुत ही अलग है। यहाँ पर आपको इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल तरीके से मैथ सिखाया जाता है, विजुअलाइजेशन पैटर्न्स के माध्यम से मैथ सिखाया जाता है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी कि मैथ्स आपके लिए बोरिंग नहीं रहता बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर आपका बच्चा 5 से 15 साल के बीच में है, भांजू आपके लिए एक 50 मिनट्स की फ्री डेमो क्लास लेकर आया है। ये केवल इंडिया में अवेलेबल नहीं बल्कि ये दुनिया की 18+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अमेरिका हुआ, यूके हुआ, कनाडा हुआ, यूएई हुआ। आप इस फ्री डेमो क्लास को ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको फ्री डेमो क्लास पसंद आती है तो आप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और उसके लिए आपको मैं अपना लिंक शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। बेसिकली मार्च के शुरुआती दिनों में जब वेस्ट एशिया में टेंशन्स चल रही थी तो ईरान के द्वारा कई जगह पे जो यहाँ पे अटैक्स किए गए उसमें असल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमले किए गए थे। इसमें अगर हम देखें तो Amazon वेब सर्विसेज, जिसको हम AWS बोलते हैं, इनके जो डेटा सेंटर्स थे यूएई में, इसके ऊपर हमले हुए। उसके बाद इवन बहरीन में जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के जो डेटा सेंटर्स थे उनके ऊपर भी हमें अटैक्स देखने को मिले। आपको मैं एग्जैक्टली डिटेल्स यहाँ पे बता देता हूँ।
3 अमेजॉन के डेटा सेंटर्स थे जो कि हिट किए गए थे, 2 जो थे वो तो डायरेक्टली यूएई के क्लाउड रीजन में अवेलेबल थे और एक आपका बहरीन में अवेलेबल था। इसके अलावा जो एक यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर था वो भी यहाँ पे डैमेज किया गया था। और ये वाले जो डेटा सेंटर्स थे ये बेसिकली ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं तो दे यूज टू गिव सर्विसेज सच एज EC2, S3, DynamoDB, लैम्डा। ये सब चीज़ें क्या हैं, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है वो दोस्तों EC2 के ऊपर चलता है, जैसे आपके फ़ोन में जो फोटोज़ की ऐप है जो उसका बैकअप होता है वो S3 के ऊपर चलता है, जैसे आपका जो शॉपिंग कार्ट्स बनते हैं बड़ी बड़ी ऐप्स में वो DynamoDB के ऊपर चलता है, आपकी जो पेमेंट्स एक्सपीरियंस वगैरह को स्मूथ करता है वो लैम्डा क्लाउड सेंटर के ऊपर चलता है। बेसिकली बिजनेसेस हुए, बैंक्स हुए, टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हुए, ये इन क्लाउड सर्विसेज के ऊपर भारी तरीके से डिपेंडेंट होते थे। लेकिन दोस्तों इन सभी डेटा सेंटर्स को यहाँ पर हिट कर दिया गया था और ये डेटा सेंटर्स बहरीन और यूएई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज ये डेटा सेंटर्स के माध्यम से जो रीजनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो हैंडल होती थी, मिडिल ईस्ट का गवर्नमेंट डेटा हैंडल होता था, एआई का वर्कलोड हैंडल होता था और इवन कुछ डेटा सेंटर्स तो वेस्ट के लिए स्ट्रेटेजिक क्लाउड ऑपरेशंस को भी हैंडल करते थे। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दोस्तों बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो डेटा सेंटर था ये केवल एक कमर्शियल क्लाउड प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि ये डिफेंस ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म था जो कि यहाँ पे बनाया गया था और जो कि डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट के वर्कलोड को होल्ड करता था, जो कि डायरेक्टली नाटो के लिए भी बहुत सारे क्लाउड वर्कलोड को यही वाले डेटा सेंटर के द्वारा होल्ड किया जाता था। लेकिन ईरान के साथ चल रही टेंशन्स में ये वाले डेटा सेंटर्स यहाँ पे डैमेज हो गए थे, कोलैप्स हो गए थे। अब इस चीज़ के बाद जो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी इनको इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए था। इन्होंने दोस्तों एक्सप्लोर करना शुरू किया ऑल्टरनेटिव्स को और उस टाइम पर इन्होंने जो की डेस्टिनेशंस इनके माइंड में आई, एक तो इंडिया था और दूसरा सिंगापुर था। सिंगापुर को लेके यस एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन सिंगापुर में दोस्तों चूंकि वो ज्योग्राफिकली बहुत ही छोटी कंट्री है और ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन इनके लिए बन जाती है दैट बिकेम इंडिया। और इसीलिए अगर आप देखें इन्होंने इंडिया की अलग अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर भले वो मुंबई हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, कोची हो, पुणे हो। इनका ये कहना था कि ये वाली सिटीज़ जो हैं ये ऑलरेडी लार्ज हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्लस्टर्स को होल्ड करती हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर अपने एडिशनल वर्कलोड को क्विकली शिफ्ट कर सकते हैं और ये अपनी जो सिटीज़ हैं ये इजीली इस एडिशनल वर्कलोड को एब्जॉर्ब भी कर लेंगी। इसीलिए दोस्तों अब आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है जो कि अभी तक वेस्ट एशिया में स्टोर्ड था, इस डेटा को अब ये इंडिया में लाने की बातचीत कर रहे हैं। इंडिया ही क्यों, कोई और कंट्री क्यों नहीं, उसका भी आपको रीज़न बता देता हूँ। दोस्तों अनलाइक वेस्ट एशिया, इंडिया पहली बात तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टेंशन में इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 2 पे अगर आप देखें, इंडिया में डेटा सेंटर की जो एक्सपेंशन है वो मैसिव लेवल पे हो रही है। पिछले कुछ सालों में अगर आपने बजट को भी फॉलो किया होगा, डेटा सेंटर्स को लेके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एनकरेज भी करती है। आपको बता दूं इंडिया में बड़े बड़े लेवल की जो डेटा सेंटर कंपनीज हैं वो ऑपरेट करती हैं। ऑब्वियसली अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट तो करती ही हैं, गूगल भी करती है, इक्विनिक्स करती है, अदानी के द्वारा भी कई सारे डेटा सेंटर्स को ओपन कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई अकेला एक ऐसा हब बन चुका है जो कि एशिया के लार्जेस्ट क्लाउड हब्स की कैटेगरी में अब फॉल करता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर रीजन कि चूंकि इंडिया में ना केवल डेटा सेंटर्स हैं बल्कि डेटा सेंटर्स एक्सपैंड भी कर रहे हैं, इस वजह से भी इंडिया को प्रेफर किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, इंडिया में जो आईटी का टैलेंट है और जो क्लाउड का इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लस मैन पावर यहाँ पे बड़े लेवल पर है और इजीली अवेलेबल है, जिस वजह से डेटा सेंटर्स को स्केल करना, उनको मैनेज करना और भी ज़्यादा आसान बन जाता है। ये 2-3 रीजंस की वजह से ये वाली जो कंपनियां हैं दोस्तों ये इंडिया को प्रेफर कर रही हैं और अब अपने डेटा को ये इंडिया की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करना चाहती हैं।
अभी तो देखिए सिचुएशन ऐसी थी कि ये लोग मजबूरी में इंडिया की तरफ आए थे, लेकिन अगर ये माइग्रेशन कंटिन्यू करती है, अगर ये कुछ महीनों तक भी ये माइग्रेशन कंटिन्यू करना शुरू कर जाती है, उस केस में मिडिल ईस्ट के लिए इंडिया आगे चल कर के प्राइमरी क्लाउड बैकअप हब बन सकता है। मतलब कि अभी तक क्या होता था कि वेस्ट एशिया अपने डेटा को खुद होल्ड करता था, लेकिन आगे चल कर के ये हो जाएगा कि वेस्ट एशिया का जो डेटा है वो इंडिया के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट किया जाएगा। अगर ये हो जाता है, इस पूरी चीज़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले तो हमारे भारत के अंदर जो क्लाउड इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन का बूम देखने को मिल सकता है, नई टेक जॉब्स हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड ऑब्वियसली इस पूरी चीज़ के चलते, चूंकि इतने बड़े बड़े लेवल के डेटा सेंटर्स होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ सकती है। ये तो खैर आगे की बातें हैं, जो होगा जब होगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज जो यहाँ पे ये चीज़ हुई है, वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया हैज़ कम टू द रेस्क्यू, बिकॉज गल्फ के जो डेटा सेंटर्स हैं वो यहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।